ये नामुमकिन है। तुम्हारे ये सारे पैतरे अब बेकार है रोहन। रोहन की इस चाल को तुझ जैसा जाहिल समझ भी नहीं सकता गंगा। जो लोकेशन तेरे फोन पर आई थी वो सच में राधा के फोन से ही थी, पर तब तक मैं और रोहन तुझे फंसाने का प्लान बना चुके थे। इसलिए पहले मैंने तुझे कन्विंस किया कि राधा की लोकेशन गलत है, और फिर तेरा काम तमाम करने रोहन के पास इस फैक्ट्री पर ले आया। चलो मान लिया चाचा जी कि हमें बेवकूफ बनाने में आप सक्सेसफुल रहे, लेकिन राधा, बाबूजी और माँ तीनों में से कोई आपके पास नहीं है। मैं जानता था तो यही सोचेगा, इसलिए खेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने। तेरे बाप और राधा को मेरा आदमी यहाँ लेकर आ रही है और 10 मिनट में ताई जी भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। गंगा ने फौरन अपनी जेब से फोन निकाल लिया। फोन निकालने का कोई फायदा नहीं गंगा, मैंने तुम्हारे फोन को रास्ते में ही खराब कर दिया था। अब ना तुम किसी को मदद के लिए कॉल कर सकोगे, ना लोकेशन भेज पाओगे। चंद्रजीत के इतना कहते ही एक गाड़ी फैक्ट्री के अंदर आकर रुकी। उसके अंदर से राधा और मिस्टर अग्निहोत्री बाहर आए और दोनों के पीछे एक आदमी गन लिए खड़ा था। अगले ही पल एक और गाड़ी में कोई नैनी देवी को लेकर वहां पहुंचा। वाह, अमेजिंग, व्हाट एन अमेजिंग रियूनियन। बट अफसोस ये हम सब की लास्ट मुलाकात होने वाली है। रोहन, ये सब तमाशा करके तुमने अपने लिए मुश्किल और बढ़ा ली है। चंद्रजीत को पता चला तो वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा। इस तमाशे के पीछे मैं ही हूं भाई साहब। यहाँ आपको रोहन नहीं, मैं लाया हूं। आस्तीन के सांप, तेरे जैसा धोखेबाज भाई भगवान दुश्मन को भी ना दे। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए। अपने एहसान गिनवाना बंद कीजिए, टाइम नहीं है मेरे पास आपके और आपके लेक्चर सुनने का। आपकी वजह से मुझे सबने कमजोर और यूजलेस समझा। आपकी वजह से रोहन को जुर्म का रास्ता लेना पड़ा, पर मैं आपसे बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। पर अब नहीं, अब वक्त हमारे फेवर में है। चाहते क्या हो तुम चंद्रजीत? अब अपना सच साफ साफ बता दो। बड़ी मामूली सी डिमांड्स है हमारी। आप लोगों का एक वीडियो कन्फेशन चाहिए। बस इतना कहना है कि रोहन ने आयशा पर गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई। आयशा अग्निहोत्री फैमिली का पैसा लूटना चाहती थी। इसके अलावा आपकी कंपनी की 60% पार्टनरशिप मेरे और रोहन के नाम करनी होगी। उसके बाद मेरे और रोहन के लिए देश से निकलने का इंतजाम करना होगा। बस फिर आप लोग आजाद होंगे। और मैं ना बोल दूं तो मैं आपको और आपकी पत्नी को गोली मार दूंगा, वो भी उस गन से जिस पर मैंने गंगा के फिंगरप्रिंट्स छाप दिए हैं। जिस बेटे को आप राजा बनाना चाहते हैं वो सीधा जेल में मरेगा, और आपका सारा बिजनेस मैं अपने नाम कर लूंगा। ना पुलिस हमें रोक पाएगी, ना कोर्ट। चाचा जी, आपका दिमाग काफी कमजोर है, तभी शायद ना बिजनेस संभाल पाए, ना ढंग से अपना प्लान बना पाए। क्या बकवास कर रहा है? अरे दिमाग के ढक्कन, तुम्हारी सारी प्लानिंग पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी थी। और चाचा जी भी तो हमें तभी शक हो गया था जब उन्होंने पार्टी हॉल से तुम्हें भगाया था। गंगा की बात सुन चंद्रजीत और रोहन घबरा गए थे। आयशा के मर्डर के बाद जब चाचा जी ने तुझे पकड़ने का नाटक किया, तभी हमने उनका फोन लाइव ट्रैकिंग पर लगा दिया। तुम लोगों की सारी प्लानिंग की डिटेल्स अब हमारे पास है, इस माइक्रोचिप में। गंगा, तेरा ये चीप ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगा। यार तुम मूर्ख ही रहोगे। भूलो मत, तुम्हारा प्लान हमने पार्टी में कैसे एक्सपोज किया था। वर्ल्ड लेवल वेपन्स बनाते हैं हम। इतना सा डिवाइस बनाना कौन सी बड़ी बात है बे। गंगा की बात सुन रोहन बौखला गया। उसने अपनी पिस्तौल उस पर तान दी। ठीक है गंगा, ऐसा है तो अब तू भी आयशा की तरह ऊपर जा। गंगा रोहन की चलाई गोली से बच गया। वो फैक्ट्री के अंदर की ओर भागा और मशीन के पीछे छुप गया। रोहन ने अपने आदमियों को उसे ढूंढने में लगा दिया और चंद्रजीत को अग्निहोत्री, राधा और नैनी जी पर नजर रखने के लिए कहा। गंगा, बाहर आ जा, वरना
तेरे सामने तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं। I'll count till 10. 10 क्यों, 20 तक गिन लो। उन्हें मारना छोड़ खरोंच भी नहीं दे पाओगे। गंगा काफी दूर फैक्ट्री के ऊपर एक फ्लोर पर जा पहुंचा था। बस अब एक ही रास्ता है जिससे तुम फांसी से बच सकते हो रोहन। हमारे पास एक बढ़िया प्लान है, सुनोगे? गंगा की बात सुनकर रोहन चौंका, पर चंद्रजीत गुस्सा हो गया। झूठ बोल रहा है वो रोहन, कोई रास्ता नहीं है। हम अपनी डील नहीं बदलेंगे। प्लान क्या है? प्लान ये है कि गंगा ने प्लान बताने से पहले ही पूरे फैक्ट्री की बिजली काट दी। सब तरफ अंधेरा छा गया। रोहन और चंद्रजीत अपने आदमियों के साथ यहां वहां पागलों की तरह घूमने लगे। अगले ही पल जब लाइट वापस आई तो चंद्रजीत और रोहन अकेले एक एक पिस्तौल लिए खड़े थे। उनके अलावा उन्हें वहां कोई नहीं दिख रहा था। पर जैसे ही रोहन पलटा तो गंगा वहीं उसके पीछे खड़ा था। गंगा ने रोहन के हाथ पर गोली चला दी थी और उसकी बंदूक जमीन पर गिर गई। चंद्रजीत भी गोली चलाने वाला था, पर वो पीछे मुड़ा तो गंगा वहीं था। उसने चंद्रजीत से भी गन छीन ली। हम झूठ नहीं कह रहे हैं रोहन, तुम चाहो तो बच सकते हो फांसी से। कैसे? अगर तुम ये साबित कर दो कि तुमसे ये सब कुछ चाचा जी ने जबरदस्ती करवाया और तुमने बेटे होने के प्रेशर में ये सारे क्राइम्स किए। पागल है तू? मेरा बेटा मुझ पर इल्जाम लगाएगा, ये तूने सोचा भी कैसे? इसका प्लान बेकार है रोहन। बात मानो रोहन, तुम विटनेस बन गए तो सजा कम होगी और बाबूजी भी तुम्हें माफ करके वापस परिवार का हिस्सा बना लेंगे। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता है रोहन, ये झूठा है। गन इस गंगा के हाथ में है पापा। अब खेल खत्म हो चुका है। पुलिस और मीडिया के पास मेरे क्राइम के प्रूफ्स हैं। मुझे खुद को बचाना है तो ये करना ही होगा। रोहन ने मन बना लिया था, पर चंद्रजीत ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया और जमीन पर पड़ी पिस्तौल की ओर लपक कर उठाने ही वाला था कि रोहन ने उसे धक्का दे दिया और गन सीधा चंद्रजीत के सर पर रख दी। तूने मुझ पर बंदूक तानी? अपने बाप पर? हैरान क्यों हो रहे हैं पापा? आप भी तो मुझे ही मरवाने वाले थे। अपनी बारी आई तो आप रिश्तेदारी याद दिला रहे हैं। देख लो चाचा जी, जैसे बीज तुमने बोया वैसा ही फल मिला है। अब भी करना चाहते हो वो डील? अब भी बचाना चाहते हो इसे? चंद्रजीत के कुछ कहने से पहले ही रोहन ने बंदूक गंगा की तरफ घुमाई, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फैक्ट्री में पुलिस पहुंच गई और एसीपी देवराज ने रोहन और चंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया। गंगा, तुम्हारा आइडिया सच में कमाल का था। जरा सी चूक हो जाती तो आज ये दोनों मुजरिम बच निकलते। गंगा का आइडिया? मतलब? जी मिस्टर अग्निहोत्री, गंगा को आयशा ने रोहन के प्लान के बारे में पहले से बता दिया था, मगर हमें पता था कि वो अकेले ये सब कुछ प्लान नहीं कर रहा था। तभी गंगा ने हमें चंद्रजीत को फॉलो करने के लिए कहा और इन दोनों को हमने सारे प्रूफ के साथ पकड़ लिया। गंगा की होशियारी से मिस्टर अग्निहोत्री पहले ही बहुत इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने फौरन उसे गले से लगा लिया। गंगा ने अपनी मां नैनी देवी के पैर छुए और तभी उसने पीछे मुड़ के देखा तो आंखों में आंसू लिए राधा खड़ी थी। राधा, तुम रो काहे रही हो? अरे अब तो हमने सारे दुश्मनों को सफाया कर दिया, अब तो खुश हो जाओ। मैं बहुत खुश हूँ गंगा, पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ कि मैंने तुम जैसे नेक इंसान पर शक किया। सॉरी गंगा, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर राधा ने गंगा को गले से लगा लिया। गंगा काफी शर्मा गया क्योंकि उसके पेरेंट्स अब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अरे राधा, आराम से, अभी माँ बाबूजी से शादी के लिए आशीर्वाद भी लेना है। कहीं ये सब देखकर इरादा बदल ना दे वो। तभी गंगा के पास एसीपी देवराज वापस आए। गंगा, अब आप अपनी फैमिली के साथ घर जाइए। हम रोहन को स्पेशल हाई सिक्योरिटी जेल ले जा रहे हैं। चंद्रजीत पर अभी कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद ही उसे जेल होगी। लेकिन एसीपी साहब, एक बात मुझे खटक रही है। जब मुझे और राधा को यहाँ लाया गया तब रोहन और चंद्रजीत इसी फैक्ट्री में थे, मगर हमें यहाँ लाने के ऑर्डर्स किसी तीसरे आदमी ने दिए थे। वेल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, रोहन ने चंद्रजीत को जब फोन करके यहाँ आने का प्लान बताया
तब हम चंद्रजीत की कॉल ट्रेस कर रहे थे और रोहन ने भी तब किसी तीसरे आदमी का जिक्र किया था, बट वो उसे किसी नाम से नहीं, किसी पोस्ट या टाइटल से बुला रहा था। याद नहीं आ रहा। मुझे याद है, वो उसे मास्टर बुला रहे थे। कांस्टेबल, ये नाम नोट करो और अच्छे से खातिरदारी करके इस रोहन और उसके बाप से इस नाम की पूरी जानकारी निकलवानी है। चलिए मिस्टर अग्निहोत्री, वी विल लीव। गंगा अपनी माँ, बाबूजी और राधा के साथ अग्निहोत्री मैंशन की ओर निकल गया। रोहन को स्पेशल हाई सिक्योरिटी जेल ले जाने के लिए एक बड़ी सी पुलिस वैन में अलग से ले गए और चंद्रजीत को किसी और गाड़ी में ले जाया गया। गंगा और उसकी फैमिली घर पहुंचे तो वहां उनके ग्रैंड वेलकम की पूरी तैयारी हो चुकी थी। घर पहुंचते ही सारा स्टाफ गंगा को बधाई दे रहा था। तभी अग्निहोत्री फैमिली का एक स्टाफ मेंबर फोन लिए घबराया हुआ आया। साहब, ऑफिस से फोन आया है, उधर गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? साहब, अग्निहोत्री आर्म्स फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। व्हाट? ये सब कैसे हुआ? फोन दो मुझे। इतने में मिस्टर अग्निहोत्री के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का भी फोन बज पड़ा। फोन पे उसने जो भी सुना था उसके बाद उसकी आंखें भी फटी रह गई। सर, देयर इज अनदर बैड न्यूज कमिंग इन। अब क्या हो गया? सर, द न्यूज इज लाइव। मैं टीवी ऑन करता हूँ। टीवी ऑन होते ही सारा स्टाफ और अग्निहोत्री फैमिली घर के हॉल में जमा हो गए। खबर आ रही है अग्निहोत्री बिजनेस टावर से, जहां इस वक्त टॉप 5 फ्लोर अचानक आग की चपेट में आ गए हैं। अभी तक किसी के इंज्योर्ड या मरने की कोई खबर नहीं है, मगर आग बढ़ती ही जा रही है। मिस्टर अग्निहोत्री के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। नैनी देवी की आंखों में आंसू भर आए। राधा भी बेहद परेशान थी। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और मैंशन के अंदर बुरी तरह चोट खाए हुए एसीपी देवराज पहुंचे। एसीपी, ये क्या हुआ? जिस पुलिस व्हीकल में रोहन को ले जा रहे थे उस पर अचानक फायरिंग हुई और कुछ अनजान मास्क पहने गैंगस्टर्स ने वैन को गोलियों से भून दिया। मुझे और मेरी टीम पर भी गोलियां चलाई गई, बट व्हाट ऑफिसर? पुलिस व्हीकल में रोहन नहीं था और चंद्रजीत भी अपनी गाड़ी से गायब था। वो दोनों भाग गए। एसीपी की बात पूरी होने से पहले गंगा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक अननोन नंबर से उसके फोन पर एक वीडियो आई थी। गंगा ने वीडियो चलाई। अपनी बर्बादी का तमाशा तो तुमने देख लिया होगा गंगा। अग्निहोत्री फैमिली के लिए ये मेरा पहला तोहफा था। इसे रोहन और चंद्रजीत जैसे छोटे लोगों का काम समझने की गलती मत करना। ये तो बस ट्रेलर था। तबाही की पूरी फिल्म तुम लोगों को मैं आगे दिखाऊंगा। जब आसपास तेज धमाका होता है तो अक्सर कान सुन्न पड़ जाते हैं। गंगा भी इस वक्त बिल्कुल सुन्न था। उसे ऐसे मालूम हुआ कि अग्निहोत्री टावर्स में लगी आग को उसने अपनी आंखों से देखा और उसकी आर्म्स फैक्ट्री में हुए धमाके ने उसके कान के पर्दे फाड़ दिए हैं। लेकिन तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। अरे बाबूजी, आप ठीक तो है ना? राधा, आराम से, यहाँ कांच टूटा है, जरा किसी से बोलकर इसे साफ करवा दो। कब तक बेटा, कब तक? बाबूजी आप बैठिए। राधा, इन्हें पानी देना। कैसे गले से उतरेगा पानी का एक भी कतरा बेटा? तुमने वो देखा, वो मेरे जीवन की जमा पूंजी, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसे बनाने के लिए। सब गया, सब खत्म। और ये सब सिर्फ मेरे उस कमीने भाई की वजह से। इस सब के पीछे चाचा जी नहीं है बाबूजी।
वो नहीं है तो और कौन है? अरे गंगा, तुम खुद सोचो, सब साफ तो है। तुम्हारे वो चाचा जी, वो सब बर्बाद करना चाहते ही थे। उनके उस सन के बेटे ने भी क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। अब जब तुमने उन्हें जेल... तुम देख ही रहे हो एसीपी साहब की हालत। उन पर फायरिंग हुई है, वो खुद कह रहे हैं वो भाग गया है कि नहीं? हाँ सर, रोहन और उसका बाप दोनों भाग चुके थे। और भागकर उन्होंने खुन्नस में ये सब करवाया। वो ये सब नहीं करवा सकते। ये सुनते ही मिस्टर अग्निहोत्री ने एक नजर हैरान सा होकर गंगा की तरफ देखा और फिर अपना माथा पीट लिया। अरे बेटा, तू अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया भी अच्छी है। वो आदमी गिरा हुआ है, तुझे इसका अब और क्या सबूत चाहिए, बोलना। गंगा कुछ नहीं बोला। उसने एसीपी और टीम की तरफ देखा और बोला, अरे आप लोगों को इतनी चोट लगी है, आप लोग प्लीज जाइए, आराम कीजिए। हम लोगों के पारिवारिक मामले के चक्कर में आप लोगों को इतनी परेशानी हुई, हम माफी चाहते हैं। आप लोग आराम कीजिए ना। गंगा की बात सुनकर एसीपी और उनकी छोटी सी टीम थोड़ा मुस्कुराई और वो घर से बाहर निकलने लगे। जैसे घर का वो कमरा खाली हुआ, गंगा गया और उस कमरे का गेट जोरदार धमाके के साथ बंद किया और वो गरजा। आप सबके फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, ईयरपॉड सब इधर दीजिए हमें। क्या मतलब गंगा, क्या कर रहे हो ये सब? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, मगर अभी जो बोलते हैं वो करते चाहिए। कमरे में मौजूद मिस्टर अग्निहोत्री और राधा शॉक्ड थे। उनके दिमाग में रह रहकर एक ही बात गूंज रही थी, गंगा करना क्या चाहता है। इसी सवाल का जवाब जानने की उत्सुकता में उन्होंने तुरंत अपने सारे गैजेट्स उसके हवाले किए। गंगा उन्हें कमरे के बाहर रख कर आया और गेट बंद करते हुए बोला, अब से जो भी बातें होंगी, खासकर बिजनेस डील वगैरह वगैरह, वो फोन के आसपास नहीं होंगी। इसी तरह याद रखिएगा, हम लोगों पर हमला हुआ है। हाँ, और वो हमारे भाई की वजह से हुआ, जानते हैं, यही सोच कर तो। नहीं बाबूजी, ये सब कुछ चाचा जी और रोहन की करतूत नहीं है, ये उससे भी कुछ बड़ा है। अरे गंगा, सब कुछ सामने है। उनका इस तरह भागना और बिल्डिंग में सेम टाइम पर आग लगना, इट ऑल सीम्स कनेक्टेड। गंगा ने एक लंबी सांस ली और चौड़ी मारकर जमीन पर बैठ गया। हमारी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर हम गलत नहीं हैं तो बिल्डिंग में आग करीब आधे घंटे पहले लगी, करीब 2:30 बजे, है ना? और आर्म्स फैक्ट्री में धमाका अभी से करीब पौना घंटा पहले। गंगा, यहाँ मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम ये क्या कहे चले जा रहे हो? जरूरी है बाबूजी। अगर ये दोनों बातें आधा पौना घंटा पहले हुई होती तो इससे चाचा जी और रोहन कैसे अंजाम दे सकते थे? एसीपी साहब के हिसाब से वो दोनों भी करीब आधा घंटा पहले ही उनकी हिरासत से भागे। मिस्टर अग्निहोत्री और राधा को गंगा ने अपने इस लॉजिक के चलते सोच में डाल दिया था। अब वो दोनों भी कंफ्यूज थे। राधा के दिमाग में एक बात आई तो वो बोल पड़ी, एक मिनट, एक बात तो हमने सोचा ही नहीं। याद है, एसीपी ने हमें बताया था कि रोहन और उसका बाप पुलिस वैन में ही थे जब उन पर फायरिंग हुई थी। तो हो सकता है कि उनके कुछ साथी रहे हों, उन्होंने इन दोनों इंसिडेंट्स को अंजाम दिया और उन दोनों को छुड़ाया। तुम्हारी बात काफी हद तक ठीक लगती है राधा, तुमसे हमें उम्मीद भी यही थी, लेकिन हमें लगता है कि ये उन दोनों की साजिश नहीं हो सकती है। अरे बेटा, वो दोनों नीच और शातिर लोग हैं, अब तक समझ नहीं आया तुम्हें? हम उन्हें समझ चुके हैं बाबूजी। पहले हमारा शक भी वहीं गया, लेकिन फिर हमारा फोन पर एक मैसेज आया। गंगा ने बताना शुरू किया कि किस तरह उसके फोन पर एक वीडियो आया था। उस वीडियो में एक मास्क पहने आदमी ने किस तरह उसे धमकाया था। 3 बातें साफ थी उसकी बातों से। एक ये कि सब उसी का किया कराया था। दूसरा, उसने खुद मना किया कि इस सब का चाचा जी से कोनो मतलब नहीं है। और तीसरा, ये सिर्फ शुरुआत थी, ना जाने वो क्या करेगा। अब हमें सतर्क रहना होगा, इसलिए जरूरी है कि इस कमरे में हुई कोई भी बात बाहर ना जा पाए। लेकिन ये है कौन? I mean,
रोहन और उसके पापा का एंगल साफ समझ आता था। दे यूज्ड टू फील कि उनको उनका हक नहीं मिला एंड व्हाटएवर। वही कौरव पांडव वाला चक्कर, हर तीसरे फैमिली में फ्यूड होना आम है। रोहन और उसके पापा का भी गंगा और अंकल से नफरत करना फिर भी अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन अगर उन्हें कंपनी ही चाहिए थी तो वो इस कंपनी को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते। नुकसान तो बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। I mean, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डील होने को थी। They were interested कि वो आर्मेनिया को हमारे बनाए हुए आर्म्स और वेपन्स भेजेंगे। सब खत्म हो गया। बाबूजी, हिम्मत हारना कभी कोई रास्ता नहीं होता है। अरे अब हिम्मत कैसे हार सकते हैं? अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आपका ये बेटा क्या करेगा? जब तक आप और हम सलामत हैं, सब कुछ दोबारा शुरू कर पाएंगे। आप परेशान ना होइए। आप लोग समझ नहीं रहे। फिलहाल इस नुकसान से ऊपर उठकर सोचिए, ये हमला आप पर क्यों हुआ? अगर आप इस हमलावर को समझना चाहते हैं तो उसके मोटिव को समझना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस कंपनी की ओनरशिप से जुड़ा मामला होता तो शक सीधा परिवार पर जाता, मगर ये कोई और है। कोई है जो अग्निहोत्री परिवार के नाम को मिट्टी में मिलाना चाहता हो। अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर उसे हमारे नाम से दिक्कत है तो वो उसे मिटाने के लिए कहीं तक भी जा सकता है। बाबूजी, आपको किसी पर शक है? हमारे पेशे में कोई दोस्त नहीं होता, तुम जानते हो। मगर कोई ऐसा जिसका आपकी वजह से भारी नुकसान हुआ हो? तुम्हें सच में लगता है कि इस वक्त मेरा दिमाग काम करेगा? तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। गंगा ने गेट खोला तो नैनी जी सामने खड़ी थी और उनके हाथ में सबके फोन थे। उन्होंने फोन दिखाते हुए कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके फोन बार बार बज रहे हैं यहाँ बाहर। I'll have to take this call. हेलो जी, बोल रहा हूँ, बस आया। गंगा, ऑफिस से फोन था। हमारे ऑफिस के टावर में जब आग लग गई थी तो वहाँ 3 लोग मौजूद थे। उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, हमें चलना चाहिए वहाँ। बिल्कुल बाबूजी, चलिए। राधा, आप यहीं रहिए। अभी आपका फिलहाल माँ के पास रहना जरूरी है। गंगा और मिस्टर अग्निहोत्री जल्द ही कमरे से बाहर निकले और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तभी मिस्टर अग्निहोत्री बीच रास्ते में ही रुक गए। गंगा पलटा। क्या हुआ बाबूजी? बेटा। वो कुछ बोल पाते इससे पहले ही उनका गला रुंध गया। वो शब्द जो वो बोलने वाले थे उनके गले में ही फंस गए। बाबूजी, आप रो रहे हैं? बेटा, ये आंसू नहीं है, ये मेरा गिल्ट है जो बस मेरी आंखों से बह रहा है। जब तुम्हें बचपन में मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हें ना जाने कहां खुद से दूर छोड़ आया था, और अब जब तुम लायक हो गए हो तो मैं तुमसे सारी हेल्प ले रहा हूँ। मैं कितना स्वार्थी हूँ। अरे बाबूजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप इतना सब काहे सोच रहे हैं? जब हम आपसे कभी नाराज नहीं हुए तो आपका खुद से नाराज होने का क्या हक है? आप हमारे बाबूजी हैं, और अगर ये पश्चाताप आपका हमारी तरफ है तो हमारी सारी मेहनत तो बेमानी है ना? क्या हम इतने बुरे हैं? गंगा ने बच्चे जैसी मासूमियत से कहा तो वो हंस पड़े। मगर फिर अपनी आंखों पर आंसू पोंछते हुए वो गंभीर होकर बोले, देखो गंगा, मैंने इतने साल इस एम्पायर को बनाने में लगाए हैं। लोगों ने बर्बाद करना चाहा, मेरे सगे भाई ने भी, लेकिन मैं कभी घबराया नहीं। मगर इस बार न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। अरे दवा वगैरह टाइम से लिया कीजिए ना। चलिए, अब बहुत लंबा दिन होने वाला है आज। अरे ओ वॉचमैन बाबू, जरा गाड़ी वाले भैया को कह दीजिए ना कि जल्दी आ जाए। सुनो, इस बात का ख्याल रखना कि हमने पहले ही इन पिछले 2 घंटों में काफी नुकसान उठा लिया है। तुम्हें शायद डिफेंस मिनिस्टर से मिलना पड़े और उन्हें समझाना पड़े कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है। हम अब भी ऑटोमेटिक गन्स का बड़ा कंसाइनमेंट डिलीवर कर पाएंगे। वो आप हम पर छोड़ दीजिए।
जो हमारी बर्बादी चाहते हैं जल्द ही वो फिर हमारी कामयाबी से चलेंगे और हम उन्हें कुचल रहे होंगे। बस हमें चिंता उस दुश्मन के कारण है। अगर दुश्मन जाना पहचाना है तो उसकी अगली चाल का पता लगाना आसान होता है, लेकिन ये दुश्मन जिसको न देखे हैं न सुने हैं, उसका अगला बार कहां से होगा ये कैसे पता लगाएं हम? कहाँ रह गया ड्राइवर? ओह, वो रहा बेवकूफ। इधर इधर। गंगा ने देखा उसके जूते की लेसेस खुले थे। वो झुका तो उसे एहसास हुआ कि उनका कुत्ता टाइगर बहुत देर से लगातार भौंक रहा था। मगर क्यों? दिस वॉज अनयूजुअल। जैसे जैसे गाड़ी करीब आ रही थी, टाइगर का भौंकना बढ़ता जा रहा था। अचानक गंगा के कानों में उस मास्क्ड मैन की आवाज गूंजी। तबाही की पूरी फिल्म तुम लोगों को मैं आगे दिखाऊंगा। बाबूजी नीचे लेट जाइए। क्या? गंगा अगले ही पल अपने बाप के ऊपर कूदा और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। ये क्या बदतमीजी! रेडी दादा? जी मैडम, शुरू करें? जी, गोइंग लाइव इन 3, 2, 1। जैसा कि हमारे दर्शक आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त हम खड़े हैं गंगा मठ हॉस्पिटल के सामने और एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अग्निहोत्री इसके साम्राज्य पर बादल गहराते नजर आ रहे हैं। पहले अग्निहोत्री टावर्स में आग लगी। लगभग उसी वक्त अग्निहोत्री की सबसे बड़ी ताकत उनकी डिफेंस फैक्ट्री में धमाका भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबके लिए चौंकाने वाला था। आज सुबह अग्निहोत्री के घर के सामने एक बड़ा धमाका हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर यही सामने आ रही है कि धमाका गाड़ी में हुआ। पूरे देश की नजरें आज इसी खबर पर थी। इस वक्त देश की सबसे बड़ी हेडलाइंस में अग्निहोत्री ग्रुप का नाम बार बार चमक रहा था, लेकिन इस खबर ने सबका ध्यान तब खींचा जब अग्निहोत्री ग्रुप के सीईओ पर जानलेवा हमला हुआ है। गाड़ी में उस वक्त सिर्फ उनका ड्राइवर था, लेकिन धमाका इतना बड़ा और खतरनाक था कि पास खड़े अग्निहोत्री ग्रुप के वारिस गंगा अग्निहोत्री को गंभीर चोटें आई हैं। आई एम श्योर कि अग्निहोत्री फैमिली के लिए ये एक बुरा वक्त है। पहले फाइनेंशियल चपत और फिर जानलेवा हमला। ऐसा मालूम होता है कि उनके सितारे गर्दिश में जाते नजर आ रहे हैं। तभी उस जगह एक हलचल सी उठी जब एक काली गाड़ी सीधी आकर हॉस्पिटल के सामने रुकी और उस गाड़ी में से घबराई हुई राधा निकली, जो मीडिया को देखकर और घबरा गई। तो एज वी टॉक, हमारे पीछे मशहूर जर्नलिस्ट राधा भी मौजूद है। मिस राधा अक्सर गंगा अग्निहोत्री के साथ कई मौकों पर नजर आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम इधर। मैम, अग्निहोत्री फैमिली इतने बुरे वक्त से गुजर रही है, ऐसे में कंपनी का अगला स्टेप क्या होगा? अग्निहोत्री ग्रुप की बिल्डिंग में जो लोग जलकर मर गए, उनकी फैमिलीज इंसाफ मांगती है। प्लीज हैव सम एम्पैथी गाइस। आप लोग जानते हैं कि मिस्टर अग्निहोत्री अंदर एडमिट हैं। यही तो हमारा काम है ना, वी आर जर्नलिस्ट्स। आप नहीं समझती? सलाह लिख कर ले लो, काम आएगी। जर्नलिज्म का मतलब कमजोर पर झपटना नहीं होता मैडम, एम्पैथी होती है। नाउ गेट ऑफ माय फेस। राधा की घबराहट उसके मन में तरह तरह की फीलिंग्स जगा रही थी। कभी उसे रिपोर्टर्स पर गुस्सा आता तो कभी गंगा पर, और फिर अगले ही पल वो सीधा भागी भागी यहाँ आई थी। अंदर घुसते ही उसने रिसेप्शन पर पूछा, मिस्टर अग्निहोत्री? ही वुड बी इन 30B। सीधे जाकर राइट मुड़िएगा, तीसरा रूम, प्लीज जल्दी जाइए। राधा के मन में आया कि आखिर रिसेप्शनिस्ट ने उसे जल्दी जाने को क्यों कहा। क्या गंगा ठीक था? इस ख्याल ने जैसे उसके मन में खलबली मचा दी। वो भागी भागी 30B तक पहुंची और जैसे अंदर घुसी उसे हॉस्पिटल बेड पर सफेद चादर पड़ी दिखी। वहां कोई नहीं था। गंगा, गंगा, गंगा! डॉक्टर। अरे आप डॉक्टर को काहे बुलाती हैं? आपको कोई चोट वोट लगी है क्या? गंगा, तुम तो ठीक लग रहे हो। हाँ तो और क्या, बैठो। एक मिनट, तुम रोए काहे?
गंगा ने जैसे ये कहते हुए राधा की तरफ देखा तो वो झेप गई। नहीं नहीं, मैं कहाँ रोई? आंखों में आंसू साफ दिख रहे हैं, वरना इतनी सुंदर तो नहीं तुम्हारी आंखें। झूठ बोलती हो हमसे। अरे कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगने लगा था कि हम... राधा ने तुरंत ही अपना हाथ गंगा के मुंह पर रख दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे एक मिनट, यू आर सच अ बिच। अरे क्या, जब तुम ठीक ही हो तो फोन क्यों नहीं किया? बस मैसेज पर लिखकर बता दिया। मैंने मना किया था बच्चे। जैसे मिस्टर अग्निहोत्री की भारी आवाज आई, राधा तुरंत एकदम से गंगा से दूर हुई और ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिस्टर अग्निहोत्री बहुत परेशान नजर आ रहे थे। बाबूजी, कुछ और समझ आए ना आए, एक बात तो तय हो गई है कि ये जो भी है, ये साला बस साम्राज्य नहीं चाहता, ये साला यमराज बनना चाहता है। इसे हमारी जान भी चाहिए। इसीलिए राधा को यहाँ बुलाया है। राधा, तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। जी बोलिए ना। तुम अभी जब यहाँ से बाहर जाओगी तो मीडिया को ये पढ़कर सुनाओगी। इतना कहते हुए मिस्टर अग्निहोत्री ने राधा को एक फाइल पकड़ा दी। ये क्या है? माफीनामा, पब्लिक अपॉलॉजी, जिसमें लिखा है कि हमारे ऑफिस टावर में जो भी लोग जलकर मरे उसका हमें दुख है। हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं और हर इंडिविजुअल को हम 10-10 लाख रुपए का चेक प्रोवाइड करेंगे। 10 लाख? इस तरह तो 1 करोड़ कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, मैंने भी गंगा से यही कहा था। एक तरफ बिल्डिंग जल गई, उधर वेपन्स का काम ठप पड़ा है और ऊपर से ये... बाबूजी, हमारी बात मानिए, जरूरी है। आज सुबह जब वो धमाका हुआ तो हमें डर अपने लिए नहीं लगा, हमें डर था कि कहीं आपको कुछ... बाबूजी, अपनों को खोने की कीमत कोई पैसा पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन ये उन परिवारों का हक है। और वैसे भी अगर हमारा प्लान काम करेगा तो जितना गया है उसका डबल लेकर आएंगे। बस राधा, एक बात का ख्याल रखना, बाहर जाकर यही प्रोजेक्ट करना है कि हम दोनों आईसीयू में हैं और हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। बोल देना कि हम कोमा में हैं, ठीक है? What? क्यों? अरे बस बोल देना। अगर तुम अब तक भी मुझे नहीं जाने हो तो ये आखिरी वार्निंग है, अच्छी तरह समझ लो। जब मैं क्यों का जवाब पूछूं तो जवाब सीधा सीधा दिया करो। अब बताओ ऐसा क्यों? राधा, मैं बताता हूँ। जब हम दोनों के सामने वो कार ब्लास्ट हुई तो एक ख्याल मेरे दिल में आया कि आखिर ऐसा कौन सा जानी दुश्मन है जो हमारी जान ही ले लेना चाहता है। गंगा आगे आया और उसने अपने परेशान और निराश बाप के कंधे पर हाथ रखा। बाबूजी, अगर दुश्मन अपना धर्म नहीं भूल रहा है तो हम अपना धर्म क्यों भूलें? वो हमारी बर्बादी चाहता है ना, ठीक है? उसकी इसी चाहत के सहारे हम उसे हराएंगे। समझ गई ना राधा? मैडम, राधा मैम, इधर। मैम, अग्निहोत्री ग्रुप का अब क्या होगा? क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल पाएंगी? आपके सारे सवालों के जवाब इस फाइल में है। अग्निहोत्रीज में नॉट बी एट द बेस्ट राइट नाउ, लेकिन उन्हें अब भी अपनी एम्प्लॉयज का ख्याल है। मैं अग्निहोत्रीज की तरफ से ये ऐलान करना चाहती हूँ कि अग्निहोत्री टावर्स में जो हुआ उसका पूरे अग्निहोत्री ग्रुप को दुख है। सबसे ज़्यादा हमदर्दी उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे। उनकी जान की कीमत अदा करना किसी पैसे में नहीं तुल सकता, लेकिन ये छोटी सी कोशिश है उनके परिवारों को एटलीस्ट फाइनेंशियली इस दुख से उभारने की। मैडम, लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री या उनके बेटे कोई भी ये ऐलान करने खुद क्यों नहीं आया? वो आना चाहते थे, मगर गंगा अग्निहोत्री को उस कार धमाके में सर पर गहरी चोट आई और वो कोमा में है। मिस्टर अग्निहोत्री भी अभी अंदर एडमिट है। आई वुड रिक्वेस्ट कि अग्निहोत्री ग्रुप के सारे पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स उनकी स्पीडी रिकवरी की दुआ करें, वरना... ये कहते ही राधा ने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाया और वापस हॉस्पिटल के अंदर भाग आई। उसने एग्जैक्टली वही किया जो गंगा ने उसे करने को कहा, लेकिन गंगा आखिर चाहता क्या था? राधा ये सवाल लेकर वापस उसी वार्ड में पहुंची तो इस बार उसने गंगा के साथ एक आदमी को बैठा पाया जो अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर वायलेंटली टाइप कर रहा था। वाह राधा, तुम तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हो। अगर यही हमारा गांव होता ना तो तुम्हारी एक्टिंग देखकर गांव की सारी चाचियां तुम पर पैसे नौछावर कर देती। खैर,
तुम जिग्नेश से मिलो। हेलो राधा जी, माई सेल्फ जिग्नेश पटेल। हेलो जिग्नेश पटेल। गंगा भाई, आपका शौक तो बिल्कुल ठीक था। कोई तो है जो बस हमारे गिरने का इंतजार ही कर रहा था। गिरने का? किसके और कौन? कुछ समझाओगे तुम लोग? राधा, एक बात तो साफ थी कि दुश्मन हमें हर तरफ से घेरना चाहता है, फाइनेंशियली और पर्सनली दोनों तरफ से। तो सवाल ये उठता है कि हमारे फाइनेंशियल लॉस से किसको फायदा हो सकता है? तुम्हारे कॉम्पिटिटर को ऑब्वियसली। हाँ, मगर कौन सा कॉम्पिटिटर? इसी का पता लगाने के लिए हमने तुम्हें बाहर वो सब कहने को कहा। इस बात से ये परसेप्शन पूरी दुनिया में गया है कि अग्निहोत्री कमजोर है। अग्निहोत्री ग्रुप का बिजनेस धराशायी होता दिख रहा है। और जब भी कोई बिजनेस फर्म क्राइसिस फेस करती है तो सबसे जल्दी और बड़ा असर उसके शेयर्स पर दिखता है। बोलो, लोग उसके शेयर्स को बेचने लगते हैं और उसके शेयर प्राइसेस लगातार नीचे गिरने लगते हैं। हाँ, मैं सब जानती हूँ, मगर इन सब बातों का अभी क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा ही हमारे साथ हुआ। अग्निहोत्री टावर्स में धमाका होते ही शेयर की कीमतें गिरी, और जब फैक्ट्री में धमाका हुआ तो वो शेयर्स और गिर गए, और जब आज घर पर धमाका हुआ तो वो बिल्कुल जमीन छू गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी बर्बादी की दास्तां सुनाते हुए इतना एक्साइटेड क्यों हो? एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि हमारा प्लान कामयाब हुआ है। देखो जिग्नेश के लैपटॉप में। तो जैसे ही आपके शेयर्स गिरे, आपके मेजर शेयर होल्डर्स ने आपके शेयर बेच दिए। तो ये तो यूजुअल बात है ना। कोई भी डूबती हुई कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा? वो कॉम्पिटिटर्स के शेयर पर फोकस करेंगे। हाँ बड़ा, ये तो यूजुअल है, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो अनयूजुअल है मोटा भाई। करीब 3 दिन पहले की बात है। कोई उन कॉम्पिटिटर कंपनी के शेयर्स छोटे छोटे पोर्शन में खरीद रहा था। मैं बोला 3 दिन में इन छोटे छोटे पोर्शन का एक काफी बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है भाई। और मोटा भाई, जैसे ही ये मामला हुआ तो अपने आप ही इस पोर्टफोलियो का प्राइस 10 गुना बढ़ गया, और इसी हाई वैल्यू पर ये शेयर सारे रिलीज हो गए। ये बाइंग पैटर्न काफी इलेबोरेट है मोटा भाई। हाँ वही तो, यही हमने सोचा भी था। अब बस एक छोटा सा काम बचा है, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करना जिसने पिछले 3 दिनों में ये शेयर्स खरीदे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि यही शेयर्स उससे 10 गुना पैसे कमा कर देंगे, क्योंकि ये हमला वो खुद ही करवाने वाला था। समझी ना? लेकिन मोटा भाई, एक प्रॉब्लम छे। ये कंपनी कौन है और किसकी है ये पता नहीं चल सकता। क्या? काहे? मोटा भाई, ये एक सेल कंपनी छे, डेकोनिम डिफेंस। ऐसा समझो मोटा भाई कि ये है मुखौटा। कोई बस इसका इस्तेमाल कर रहा है आपकी कंपनी को डुबाने के लिए, और उस मुखौटे के पीछे पहुंचना नामुमकिन है। पिछले 10 साल में डिफेंस मार्केट में ऐसी किसी कंपनी का नाम हमने तो नहीं सुना। डेकोनिम डिफेंस, डेकोनिम डिफेंस, कौन है इस डेकोनिम डिफेंस के पीछे? सब बर्बाद हो गया। गंगा ने पीछे देखा तो अग्निहोत्री सर झुकाए नीचे खड़े थे। बाबूजी, शेयर मार्केट फिर उठ जाएगा, हम फिर खड़े हो जाएंगे। आप तो जानते हैं कि शेयर मार्केट किसी का सगा नहीं है। मुझे शेयर मार्केट की चिंता नहीं है गंगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारी मेजर डिफेंस डील किसी दूसरी कंपनी को देने का प्लान कर रही है। अरे ऐसा कैसे? हम 20% डिलीवरी दे चुके हैं, वो ऐसी डील कैंसिल नहीं कर सकते। और वैसे भी इतनी बड़ी डील कौन सी कंपनी उठाएगी? एक है डेकोनिम डिफेंस।